नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 18 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 18 का जो पहला क्वेश्चन है कि 1954 में हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला कौन बना था। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के पांचवें जिले की, तो हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला बिलासपुर बना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का एग्जैक्टली पांचवा जिला कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1 जुलाई 1954। ये क्वेश्चन आपके एसपीटेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और परीक्षाओं में एग्जामिनर एसपीटेट की परीक्षाओं में पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो कब किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया, इसीलिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हिमाचल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो हिमाचल दिवस जो है वो आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जब हिमाचल का गठन किया गया तो कितने जिलों से हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। वो कौन से 4 जिले थे जब हिमाचल का गठन किया गया था कि जो हिमाचल में थे? तो वो थे आपके, इसके लिए ट्रिक आपको याद रखनी है, SMMC। ये था सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। तो सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा हिमाचल प्रदेश में 4 जिले होते थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव के साथ आप रिकॉर्डेड भी हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल से थ्योरेटिकल ये क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 78761, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट के, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश को पारसी राज्य कब बनाया गया, गौ श्रेणी का राज्य कब बनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य 1951 में बनाया जाता है। इसके बाद कई दफ़ा एचपीटेट के किसी भी स्ट्रीम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया वो आपका 1956 में बनाया गया था। तो 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और हिमाचल का पांचवा जिला तो बिलासपुर बना, लेकिन हिमाचल का छठा जिला कौन बना था? तो हिमाचल प्रदेश का जो छठा जिला है वो 1 मई 1960 को, ये क्वेश्चन कई बार आपके एसपीटेट परीक्षा में पूछा गया है, किन्नौर को बनाया गया। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ। तो विशाल हिमाचल का निर्माण 1 मई 1960। तो 1 मई 1960 को विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक दिन क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और हिमाचल भारत का 18वें नंबर का राज्य, कौन से नंबर का राज्य बना? हिमाचल का 18वें नंबर का राज्य बना। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन ये भी कई दफ़ा पूछा गया है कि जो हिमाचल में जो मासू जिला था उसका मुख्यालय कहाँ था। तो मासू जिले का जो मुख्यालय होता था वो आपका कुसुम्पटी में होता था। ये भी आपको याद रखना है। तो कुसुम्पटी में जो मासू जिले का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था उस समय, ये बात भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिमा पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो अगर बात करें महिमा पुस्तकालय की, तो महिमा पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में स्थित है। अच्छा, जो ये महिमा पुस्तकालय है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो महिमा पुस्तकालय सिरमौर के राजा होते थे अमर प्रकाश। कई बार पूछा गया है। तो अमर प्रकाश की बेटी होती थी, अमर प्रकाश की जो बेटी का नाम था वो था आपका महिमा। तो महिमा की याद में यहाँ पे महिमा पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है आपका महिमा पुस्तकालय। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि लिंटन मेमोरियल कहाँ पर है। तो अगर बात करें लिंटन मेमोरियल की, तो लिंटन मेमोरियल आपका नाहन में स्थित है, जो कि लॉर्ड लिंटन की याद में सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नाहन का जो दिल्ली गेट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो नाहन के दिल्ली गेट को लीटन मेमोरियल के नाम से ही जाना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ दिया था कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य संग्रहालय है वो शिमला में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है, राज्य संग्रहालय है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश के राज्य संग्रहालय की जो स्थापना है वो आपके 1974 में की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था। अच्छा, टेट परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें जनजातीय संग्रहालय की, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश की केलोंग में स्थित है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि केलोंग में स्थित है, जो कि आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है, और लाहौल स्पीति में आपके जनजातीय लोग रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो जनजातीय संग्रहालय की स्थापना 2006 में हुई थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है। तो अगर बात करें भूरी सिंह संग्रहालय की, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। अच्छा, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है। भूरी सिंह संग्रहालय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर बात करें भूरी सिंह संग्रहालय की, तो भूरी सिंह संग्रहालय की जो स्थापना है वो चंबा के ही राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई थी। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पर कौन सी कृतियाँ ज़्यादा रखी गई है। तो भूरी सिंह संग्रहालय में राधा कृष्ण जो है उनके प्रसंगों पर जो कृतियाँ हैं वो वहाँ पे देखने को मिलती है। और भूरी सिंह संग्रहालय की जो स्थापना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कब की गई थी। तो भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में की गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछा था नंगर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें नगर आर्ट गैलरी की, तो नगर आर्ट गैलरी आपके कुल्लू में स्थित है, और नगर आर्ट गैलरी की स्थापना निकोलस रोरिक के द्वारा की गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो आपकी नगर आर्ट गैलरी है वो आपकी कहाँ पर है। आपके कुल्लू में तो है, इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी, लेकिन इसको निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज में कब बदला गया है। तो नगर आर्ट गैलरी का नाम अब निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज हो गया है, जो कि 2012 में चेंज किया गया है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ चुका है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ पर है। तो अगर बात करें अंद्रेटा आर्ट गैलरी की, तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है वो आपकी कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है, जहाँ पर जिस गैलरी को शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जो है वो शोभा सिंह की पत्नी नोरा रिचर्ड्स के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नुवाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। अगर बात करें नुवाला की, तो नुवाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो नुवाला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, नुवाला जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि नुवाला आपका हिमाचल के चंबा में तो किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि नुवाला के अलावा चंबा में और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो अगर बात करें नुवाला के अलावा, तो नुवाला के अलावा आपका किकली नृत्य है। तो किकली नृत्य आपका चंबा में देखने को मिलता है। आपका सबसे प्रसिद्ध जो आपका चंबा का है वो झांझर। तो झांझर कहाँ किया जाता है। तो झांझर भी आपका यहीं पर किया जाता है। झांझर के अलावा आपका झांकी और हंतेर। तो झांकी और हंतेर कहाँ किया जाता है। तो झांकी और हंतेर भी आपका चंबा में किया जाता है। आपका पंगवाल नृत्य, तो पंगवाल नृत्य भी आपका चंबा में किया जाता है। पंगवाल के अलावा आपका गद्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्दी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्दी भी कहाँ किया जाता है, आपका चंबा में किया जाता है। इसके अलावा टेट परीक्षाओं में कुल्लू के बहुत बार पूछे गए हैं। कुल्लू की सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कड़थी। कड़थी आपको जरूर याद करके जानी है एसपी टेट परीक्षाओं के लिए। तो कड़थी आपके कुल्लू में की जाती है। कड़थी के अलावा आपका एक और कुल्लू में उजग जामा भी आपका कुल्लू में होता है। उजग जामा के अलावा आपका रुंजका आपका कहाँ पे किया जाता है, आपका कुल्लू में किया जाता है। तो इस सारे के सारे आपको डिटेल से याद रखने हैं। अच्छा जी, मंडी में भी सर क्या कोई किया जाता है। तो मंडी का उतना फेमस लोक नृत्य यहाँ पे नहीं है। तो आपको सिर्फ यही जो मैंने आपको बताया वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किन्नौर के इंपॉर्टेंट है। किन्नौर में जैसे क्यांग है, वाक्यांग है, वोयांगचू है,
ये सारे के सारे राक्षस नृत्य किन्नौर में किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको जहाँ पे यांग या गाएंगा, क्यांग है, वाक्यांग है, बोयांगचू है, राक्षस नृत्य है, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे किए जाते हैं? किन्नौर में किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद का निचला सदन कौन सा है? अगर बात करें संसद के निचले सदन की, तो संसद का निचला सदन लोकसभा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, संसद का निचला सदन लोकसभा है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपके एचपीटेट परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि संसद का वो कौन सा सदन है जिसको भंग किया जा सकता है। तो संसद का ऐसा सदन जिसको भंग किया जा सकता है, तो वो भी आपका कौन सा है? लोकसभा है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि संसद का वो कौन सा सदन है जिसको प्रथम सदन कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि फर्स्ट हाउस या प्रथम सदन के नाम से संसद के किस सदन को जाना जाता है, तो प्रथम सदन आपके लोकसभा को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि भंग आपके लोकसभा को किया जाता है, तो संसद का नॉन परमानेंट हाउस अस्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का अस्थायी सदन आपका लोकसभा है। आपका युवाओं का जो सदन है वो कौन सा है? तो युवाओं का सदन भी आपका कौन सा है? लोकसभा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष होता है। उसी प्रकार आपका संसद का जो उच्च सदन है, निचला सदन अगर लोकसभा है तो उच्चला सदन, उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष देखने को मिलता है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका चर्चित लोगों का सदन या बड़ों का सदन किसे कहा जाता है? तो वो आपका राज्यसभा को कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया था कि ऐसा सदन कौन सा है संसद का जिसको भंग नहीं किया जा सकता? तो ऐसा सदन जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, तो वो और कोई नहीं, वो है आपका राज्यसभा, क्योंकि ये संसद का स्थायी सदन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है आपकी कितनी? 250। मैक्सिमम सीटें 250 है और वर्तमान में यहाँ पे 245 व्यक्ति बैठते हैं। उसी प्रकार लोकसभा में अधिकतम सीटें 550 है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे 545 व्यक्ति बैठते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि संसद का अगर संयुक्त बैठक बुलानी है तो कौन बुलाता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की बात की जाती है आर्टिकल 108 में। तो और इनको बुलाने का जो काम करता है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन इनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये बात भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वो बातें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और जो बातें बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उन बातों को आपको डिटेल से याद रखना होता है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत बार एचपीटेट परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन को पूछा है कि राज्यसभा के लिए, जो राज्यसभा होती है वहाँ के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य चयनित करता है? तो राज्यसभा नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के लिए 12 सदस्य। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। और संसद की बात किस आर्टिकल में की जाती है? तो संसद की बात आर्टिकल 79, लोकसभा की बात आर्टिकल नंबर, राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आपका 80 में किया जाता है और लोकसभा का 81 में किया जाता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। सारी की सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो बातें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? तो अगर बात करें भारत के प्रथम वॉइसरॉय की, तो भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वॉइसरॉय बनाया था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, क्योंकि इनको इसके बाद सीधा क्या बना दिया? भारत का वॉइसरॉय। 1857 की क्रांति जब भारत में होती है तो उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था आपका, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका भारत में प्रथम बार जनगणना किसके समय हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना जो हुई थी वो आपकी लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो किसके समय हुई थी? तो अगर बात करें नियमित जनगणना की, तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत होती है वो किसके समय हुई थी? तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो आपकी
लॉर्ड रिपन के समय 1882 के आसपास हुई थी। तो 1772 में 1871 में आपकी लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत करी और लॉर्ड रिपन ने नियमित बोले तो उसको कंटिन्यू करा। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और उसके बाद कौन बने थे? भारत के प्रथम वॉइसरॉय बने थे लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको जरूर याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके द्वारा ही भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत, ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत में विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो वो की थी आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो अगर बात करें पलासी के युद्ध की, तो पलासी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो अंग्रेजी गवर्नर उस समय के जो होते थे वो आपके सिराजुद्दौला और आपके अंग्रेजी गवर्नर जो आपके होते थे रॉबर्ट क्लाइव, और साथ में उनके सामने थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो इन्हीं के बीच ये युद्ध होता है बंगाल का। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपका बाबर के द्वारा भारत में कितने युद्ध लड़े गए? तो बाबर के द्वारा भारत में 4 युद्ध लड़े गए। बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए? तो बाबर के द्वारा भारत में 4 युद्ध जो लड़े गए हैं वो है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट था इसका पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपका 1526 में। उसके बाद इन्होंने लड़ा था खानवा का युद्ध, और खानवा का जो युद्ध इन्होंने लड़ा था वो लड़ा था 1527 में। खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था आपका 1528 में चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध के बाद कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 1529 में, और बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 1530 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध आपका हुआ था 1539 ईस्वी में। और चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि आपका कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो आपके अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और जिसमें हार होती है आपके महाराणा प्रताप की। उसी प्रकार आपका एक वांडीवास का युद्ध हुआ था जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। ये युद्ध 1760 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध 1526 में हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, और तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और आपके किस के बीच हुआ था? आपका मराठों के बीच हुआ। तो जी आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय मां मंगयाणी।